नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में हम 1 घंटे तक आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी जानकारी के साथ, जिसकी इस वक्त सबको जरूरत है। हम बात करेंगे कोरोना के मामलों में किस तरीके से लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए। जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, ब्लड प्रेशर 57 है, 57 प्राइवेट हॉस्पिटल का हम नहीं लेंगे। अब इमरजेंसी का लेवल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या सब जगह हो गया। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल दिल्ली से जुड़ गए हैं, वहीं शिवेन श्रीवास्तव लखनऊ से हैं, पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। और तीनों का रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि नए मामले उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 29,000 के करीब, 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 266 की जान गई है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। नए मामले 29,824। वहीं दिल्ली का अपडेट आपको दे दें, नए मामले 25,986 पिछले 24 घंटे में। उतार चढ़ाव लगातार इन आंकड़ों में जारी है। पिछले 24 घंटे में 368 की जान गई है दिल्ली में। देश की राजधानी में भी हाल बेहाल है। वहीं महाराष्ट्र में नए मामले 63,309 के करीब पहुंच गए हैं। वहां पर लॉकडाउन की स्थिति में भी 985 लोगों की पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में जान गई है। सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, सबसे हाल बुरा इस वक्त महाराष्ट्र का है। जो आंकड़े आ रहे हैं, 985 लोगों की जान गई है, ये भी तब जब लॉकडाउन की स्थिति वहां पर है। किस तरीके से प्रशासन अब इस स्थिति को देख रहा है, क्योंकि इमरजेंसी तो है ही, उससे आगे अब क्या? देखिए, हाल बेहाल है और इसीलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि ब्रेक द चेन की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको नए महीने यानी मई में भी शुरू रखा जाएगा। यानी 15 दिनों का जो लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको और बढ़ा दिया जाएगा। अब सिर्फ कोरोना की ही यहां पर मुसीबत नहीं है, वैक्सीन को लेकर जो शॉर्टेज है उससे जो मुसीबत पैदा हो गई है वो हर दिन मुंबई वासियों को परेशान कर रही है। आज एक और दिन लगता है मुंबई वासियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। 12 बजे से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होना है। देर रात बीएमसी ने यह जानकारी दी थी कि करीब 75 ऐसे सेंटर्स होंगे जहां से आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। उसमें 9 प्राइवेट अस्पताल हैं। अब लोगों को डर है कहीं वो देर से पहुंचे और वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो एक दिन और मुसीबत हो जाएगी। नतीजतन बीकेसी जंबो सेंटर में सुबह सवेरे से ही यहां पर देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई है। अब नेहा, सबसे बड़ी डर की बात तो यह है कि ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है, क्योंकि आप खुद देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहां पर पालन हो ही नहीं रहा है और बीएमसी के कर्मचारी यहां मौजूद नहीं है, पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद नहीं है जो लोगों को बता सके कि हां अच्छी बात है, ठीक है आपको वैक्सीन लेनी है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा हर हालत में। राज्य सरकार भी कई बार कह चुकी है वो नहीं चाहती है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर्स यहां पर स्प्रेडर्स सेंटर्स बन जाएं, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर स्थिति जो है वो आपके आंखों के सामने है। कल भी हमने देखा था गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर के बाहर भी यही हाल था। लोग सुबह 7 बजे से खड़े थे वैक्सीन लेने के लिए, 12 बजे तक उनको वैक्सीन नहीं मिल पाए और उसके बाद बोर्ड लगा दिया गया कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। लोग गुस्साए हुए हैं और आज भी ऐसा ही ना हो इसलिए आप देखिए सुबह सवेरे से यहां पर लंबी लाइन लगा दी गई है। मैं जब से मैंने बात करना शुरू किया है मैं तब से चल ही रहा हूं और ये लंबी लाइन है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
12 बजे से प्रोग्राम शुरू होने वाला है। वैक्सीनेशन ड्राइव 12 बजे से शुरू होगी। 75 मुंबई में सेंटर्स हैं जहां पर यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। 9 उसमें प्राइवेट सेंटर्स हैं, लेकिन लोगों के मन में डर कितना बैठा हुआ है ये आपके सामने है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, कैसे मामलों में इजाफा हो रहा है? ये तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आंकड़ों के मामले में काफी हद तक अब दिल्ली और महाराष्ट्र को भी पछाड़ सकता है। किस तरीके के इंतजामों में अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट या फिर सुधार, ऐसी कोई स्थिति बनी है क्या? नेहा, देखिए, इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के पिछले 5 दिनों में लगातार आंकड़े कम हुए हैं। 38,000 से घटकर इस वक्त 29,200 पर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। लखनऊ का भी जो आंकड़ा है वो पिछले 5 दिनों में लगातार घटा है। वो 6,000 से घट करके इस वक्त 3700 के आसपास लखनऊ का आंकड़ा बना हुआ है। लेकिन एक बात और है कि जो टोटल टेस्टिंग होती थी उस टेस्टिंग में भी कमी आई है। 1,86,000 टेस्टिंग प्रतिदिन इस वक्त हो रहे हैं 3-4 दिनों से, जबकि ये पहले 2.25 लाख तक होता था। लेकिन एक और बात आपको बता दें कि जो कोरोना से एक विधायक की मौत हुई है 2 दिन पहले बरेली में, उनका एक लेटर सामने आया है और उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी कि उन्हें मैक्स में जगह दी जाए। मैक्स में जगह नहीं मिल पाई, उन्हें यथार्थ हॉस्पिटल में जगह मिली, हालांकि उनकी मौत हो गई। और पिछले ये 3 दिनों में 3 विधायकों की मौत हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त अस्पतालों की क्या स्थिति है। सरकार का दावा है कि लोगों को बेड अब धीरे धीरे मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप अस्पतालों के बाहर देखें तो बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। हालांकि कुछ हद तक सरकारी अस्पतालों में सिर्फ रेमडेसिविर की किल्लत दूर होती दिख रही है। लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कुमार, आप तमाम कोविड केयर सेंटर्स पर गए, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, आपने वहां का रियलिटी चेक किया है, आपको पता है कि वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से वहां पर लंबी कतारें लगी हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई एडमिशन देने वाला नहीं है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक बेड्स अवेलेबल है। अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं, दिल्ली सरकार भी बार बार ये कह रही है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बेड्स अवेलेबल है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत यह है कि जो आंकड़े हैं ना, वो भी आते आते रात के 12 बज जाते हैं। पूरे दिन भर इंतजार करने के बाद रात में कल 12 बजे आंकड़े आए हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। उसमें भी गड़बड़ियां निकल जाती हैं। तो जो अफरा तफरी है वो न सिर्फ जमीनी तौर पर जहां हम जाते हैं वहां दिखाई पड़ती है, बल्कि सरकारी अमले में भी बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के सुनियोजित तरीके से काम नहीं हो रहा है। और उसी का जो रिफ्लेक्शन है, उसी को हम जब दिखाते हैं ग्राउंड पर जाकर के, तो दिखता है कि ना टेस्ट ठीक से हो रहा है, ना ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से हो रही है। लंबी लंबी कतारें ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी हुई हैं, अस्पतालों में दाखिले के लिए लगी हुई हैं। और कल तो हमने एक और बात दिखाई कि जिनको दाखिला मिल गया है वो छुट्टी पाना चाहते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अंदर से कोई सूचना नहीं मिल रही है, कोई जानकारी का अभाव है। तो इस तरीके से स्थिति तो अभी भी बहुत ज्यादा, जिसको कहिए कि कंफर्टेबल नहीं कही जा सकती है। लेकिन मरता क्या न करता जो आपकी जैसी स्थिति है कि किसी को अगर बीमारी है तो वो अस्पताल का चक्कर लगाएगा, वो एम्बुलेंस चाहे जितने में मिले उतने में बुक करेगा, अलग अलग जगहों पर जाएगा। लेकिन स्थिति भयावह अब भी है, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है, शमशानों में लाइन लगी हुई है, कहीं पर भी किसी को भी राहत नहीं नजर आ रही है। ये दिल्ली का हाल है। और इसी तरीके से जो तमाम एनसीआर के शहर हैं, चाहे नोएडा हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, हर जगह तकरीबन यही वस्तु स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि जो लोड है पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा है, दाखिला मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है अपने सिलेंडर का खुद इंतजाम करें अस्पतालों में। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना लोगों को दर्द से भर रहा है, ये वायरस असमय लोगों को हमसे छीन रहा है, उनकी जिंदगी ले रहा है। हर तरफ मातम और मौत का मंजर नजर आ रहा है। देसी है ना, कंबल मिला है उसको, और ठंडा पानी है। ठंड के मारे कहाँ पर आती ना, दवाई है कुछ उसको 2 दिन से। चलाना हो तब नहीं चलाते, जब ऑक्सीजन भी ऐसी मिल रही है, कंटिन्यू मिल रही है आपको। 5 घंटे गायब कर दी तो कर दी, रिफिल कराएंगे तब देंगे ऑक्सीजन। उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ।
सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे है सर, सिर्फ कमाने वाले भाई, फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस सर, क्योंकि कुछ भी नहीं है सर हमारे पास, न हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। मकान मालिक हमें कह रहा है कि निकलो, ये आज का दिन है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप घर चल के देखिए। कोई सुविधा है, कोई दवा नहीं दे रहे, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे, कंबल मांगा 3 दिन से कंबल नहीं मिल रहा, 3 दिन से कंबल मांग रहे, 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ मैं उनसे, कह रहे अभी तक नहीं दिया कंबल। पानी पहले शुरू में पानी नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत आ रही है, खुद कह रहे हैं यहाँ से निकाल दो, यहाँ तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अंदर स्लो पॉइजन दे रहे हैं, उसके मार रहे हैं। कुछ मिल ही नहीं रहा। हमने अंदर पेशेंट से बात करी है, वो कह रहे हैं कि सुबह आए थे और दवाई देकर गए पर पानी नहीं देकर गए। अब इंसान दवाई कैसे खाए, खाने का मन नहीं कर रहा, आधा किलोमीटर दूर इनको खाना खाने जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा, रात को ना कोई कंबल दे रहा है इनको, ना ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए लगाते फिर हटा देते हैं। और यहाँ पे सर बाहर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं अंदर कोई इलाज नहीं, आप ले जाओ अपने पेशेंट्स को। यहाँ पे हमने पहले ही बोला था कोई यहाँ पर इलाज नहीं है। हम भी यहाँ का माहौल देख रहे हैं, खुद इनके यहाँ स्टाफ जो गेट पे है ये कह रहे हैं अगर पेशेंट आपका सीरियस है यहाँ एडमिट मत करवाओ। जो रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है, किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं, किसी की डेथ हुई है, सर मेरे हस्बैंड किसी की डेथ मारने लगे। 6 बजे से हम बैठे हुए हैं, सुबह 6 बजे से मतलब 12:30 बजे की जागे हुए हैं और 6 बजे से यहाँ पर आके बैठे, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं। 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है, कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है, ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। तो अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव मतदान की। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण का मतदान जारी है और इस बीच हिंसा की खबर आई है। कोलकाता के महाजाति सदन के पास बम फेंका गया है। जोड़ा शंखों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार का आरोप यह है कि हमला लोगों को डराने के लिए किया गया है। इस घटना में कोई घायल नहीं बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश बम फेंककर फरार हो गए। कुछ घंटे ही हुए हैं जब से मतदान शुरू हुआ है 8वें चरण का, और कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू जोराशाको असेंबली इलाके के इस इलाके के सामने ही सुबह सुबह बमबाजी की खबरें आ रही है। जोराशाको ये असेंबली सीट है और यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि इस रास्ते के ऊपर 2 बम गिराए गए, ऐसा ही दावा किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी हैवी है। ये सेंट्रल कोलकाता के तरफ ये एक जगह है जहाँ पे बहुत ही हैवीली कंटेस्टेड ये सीट है जोराशाको, जहाँ से तृणमूल के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर भी आए हैं। एक बार उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। विवेक गुप्ता यहाँ पे वो है, और अगर आप देखें CISF सेंट्रल फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। कोई भी रिस्क कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि शायद ये बहुत ही सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो सकता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है अभी तो फिलहाल नॉर्मल है। पौलमी साहा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। पौलमी, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? जिन लोगों ने बम फेंका उनकी पहचान, किसी तरह की और कोई जानकारी उनके बारे में मिल पाई है क्या?
नेहा, अभी तक जो है पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये सुबह सुबह हुई एक घटना है जोराशंको असेंबली सीट में। जोराशंको काफी प्रेस्टिजियस सीट है, ठाकुरबाड़ी इसमें आता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो एंसेस्ट्रल घर है यहाँ पर आता है। तो काफी हिस्टोरिक एक तरह से वैल्यू है इस सीट की। और यहीं पर सेंट्रल एवेन्यू में, जिस मेरे कलीग बता रहे थे सूर्याग्नि, सेंट्रल एवेन्यू में सुबह सुबह बमबारी हुई है, जहां पर बम फेंक कर कुछ नौजवान जो बाइक पर सवार थे उस वक्त फेंकते हुए चले गए। इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है इस इंसिडेंट में। पर यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस पहुंच चुकी है, पुलिस भी पहुंच चुकी है। पुलिस स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पर उससे इसी वजह से वहां पर पुलिस जल्दी पहुंच गई। पर अभी तक जो है इस मामले की तफ्तीश चल रही है, वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कौन थे इस घटना के पीछे। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज आखिरी चरण का मतदान पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगहों पर जारी है। सुबह से ही लोग मतदान की कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कहीं पर ज्यादा भीड़, कहीं पर कम नजर आ रही है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं संक्रमण के बीच। बेलगछिया की तस्वीर, मालदा, बीरभूम, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और साथ ही शांति निकेतन में आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि तस्वीरों को देखकर कोई भी डर जाए। समझ ही नहीं आता कि रोते बिलखते दम तोड़ते लोगों की परेशानी का कब अंत होगा। कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, कोई व्यवस्था की मार झेल रहा है। जो दिल्ली इन दिनों दिख रही है, ऐसी दिल्ली की कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की होगी। प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए। भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, घटते 57 है, 57 प्राइवेट हॉस्पिटल का हम नहीं लेंगे, अब इमरजेंसी का लेवल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या सब चांद हो गया। अजीब अराजकता फैली है दिल्ली में। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। 3 बच्चों के साथ ये महिला सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर बदहवास है, ये जानने के लिए कि उसके पति जिंदा भी हैं या नहीं। ये पूरा परिवार है और ये परिवार परेशान क्यों है, इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं कि उनके मरीज अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ये पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। आपके पति हैं प्रशांत, क्या हुआ? सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे। यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस हमारी पूरी फैमिली सर यहाँ खड़ी है, हमें मार दीजिए। ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पिता अंदर एडमिट है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में। क्या कुछ जानकारी मिली? कुछ भी नहीं सर। वो कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है। किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं, किसी की डेथ हुई है सर। मेरे हस्बैंड किसी की डेथ मारने लगे हैं सर। सर उसको दीजिए, हमारे पेशेंट को हमें वापस कीजिए हमारा पेशेंट, मेरे पापा को वापस दिला दीजिए सर। ये बिल्कुल पागल हो जाएगा नहीं तो। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका अपना जो अस्पताल में भर्ती है उसकी स्थिति क्या है। व्यवस्थाओं की चिंदियां इस कदर उड़ेंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। पहले टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अगर आप पॉजिटिव आए तो अस्पतालों में दाखिला,
और फिर अस्पताल में दाखिला तो वहां की अलग परेशानी। ये दिल्ली का सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक सरदार पटेल कोविड सेंटर है और यहाँ पर आपको ये जो गेट है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। इस गेट पर लोग खड़े हैं जानकारी लेने के लिए। उस तरफ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान हैं जो कि नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकायत यह है कि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। क्या उत्तम नगर से सर लोगों को जानकारी मिल नहीं रही है? सर कुछ नहीं मिल रहा है। सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर तो लिख रहे हैं, मगर रेमडेसिविर मिल कहां रही है ये कतारें देखिए और इन कतारों में लगे लोगों की बेचारगी समझिए। नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। तो अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है, अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। हमें इस वक्त पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर, जो कि नॉन कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हर एक वो मुसीबत झेल रहा है जो कोविड सेंटर्स को झेलनी पड़ रही है। यहाँ के बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ आसपास की कोई भी अगर बीमार पड़ता है और कोरोना टेस्ट कराए या ना कराए, स्टेटस बताए या ना बताए, लेकिन अगर इमरजेंसी में आता है तो उसकी दवा दारू जरूरी है। इसलिए जो कोविड पेशेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी कमी इस हॉस्पिटल को झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, पूरा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर सोर्स करने में यहाँ पर लग जाता है। लोग परेशान हैं और मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हालत भयानक है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। कोरोना की मार और उसका कहर झेल रहा है। राजस्थान में हालात बेहद खराब हैं। यहां कोरोना के मरीजों की मदद के लिए एक अलग वेबसाइट तक बना दी गई है, लेकिन लोग अब भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। बीकानेर से लेकर जयपुर तक के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। पीबीएम कोविड सेंटर के हालात है, रात को 45 मिनट एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाती है। पीबीएम हॉस्पिटल के हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लगभग अभी आधा घंटा से नहीं है और ये ऑक्सीजन लेवल है जो बहुत नीचे टूट गया है। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये जो 23 पे आ गया है। ये 95 पर मेंटेन करना चाहिए, जो 23 पर चल रहा है अभी। राजस्थान के बीकानेर का पीबीएम अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जो दावा करता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में अपनों का इलाज करवाने वाले ऐसा नहीं मानते और ऑक्सीजन की कमी से मौत का दावा कर रहे हैं। ये पीबीएम हॉस्पिटल कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई 30 मिनट रुकने की वजह से इन सीरियस मरीजों की मौत हो गई है और ये इनके परिजन है जो बिलख रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म होने के कारण डॉक्टरों की लापरवाही, पापा जी की मौत हो गई और ये रात को रोज का काम है। ये बोतल उतारने तक नहीं आ रही, ये जो ड्रिप लगी होती है वो उतारने तक नहीं आ रही है। इतनी लापरवाही इन लोगों की बोल रहे हैं कि हम बाद में उतार देंगे। ये फोन पे लगे रहते हैं। अभी तक डेथ हुए को 10 मिनट हो गए, अभी तक सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचा।
पीबीएम अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ तीमारदार सोशल मीडिया पर अस्पताल की वीडियो वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 3 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो मरे वो बेहद गंभीर अवस्था में थे। 24 घंटे की सप्लाई होनी चाहिए ना ऑक्सीजन की, लाइट की हॉस्पिटल में। कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, अंदर सब सो रहे हैं कंपाउंडर, इस पर कोई इंचार्ज नहीं बैठा ना। कोई नहीं है, सब सो रहा है, कोई आता ही नहीं है। रात को 11 बजे ये देखो लो आ रहे हैं, प्रेशर सबके लो आ रहे हैं। ये यहाँ कोई नहीं है। राजस्थान में रोजाना 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसने राज्य के सरकारी अस्पतालों की हकीकत सबके सामने ला दी है, जिसमें इलाज करवा रहा आम आदमी भेदभाव का भी शिकार हो रहा है। ये देखो पिछले लगभग 45 मिनट से ऑक्सीजन बंद है, सप्लाई बंद हो रही है। और ये जो जेलर है, जेलर के लिए अलग से इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन बाकी मरीज भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। जेलर के लिए अलग से ये टंकी लेके आए हैं और अलग से वीआईपी व्यवस्था हो रही है इनके लिए, इनका वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी लोग वो उधर मरने के लिए छोड़े हुए हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा है। जो वीआईपी नहीं है वो मरेंगे और जो वीआईपी है उनको बचा लिया जाएगा। ये हो रहा है इनके लिए, ये सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है वो हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल प्रशासन के लिए सिर्फ एक यही, इतने लोगों में ये है कि कीमती है, बाकी इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। हर हादसे की तरह बीकानेर के इस अस्पताल में मरीजों की मौत की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर इस अस्पताल की बताए जा रहे ऐसे वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं। बीकानेर की तरह जयपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे तीमारदार कर रहे हैं। जयपुर के कालवाड़ के इस खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिससे घबराकर अस्पताल का स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया। जिसके बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार को यहाँ पर मरीज के रिश्तेदार दूसरे अस्पतालों की तलाश में जाते मिले और कुछ इस तरह खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते मिले। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में, यह देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं अपने लोगों को यहाँ पर दाखिल कराया था, तब कहा गया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हालत है अभी यहाँ पर अस्पताल में। स्टाफ नहीं है, जैसे ऑक्सीजन लेके आए अभी स्टाफ बच जाएगा, स्टाफ नहीं है। ये है सर, जो ऑक्सीजन हम फिर लगाएंगे खुद लेके आते हैं, फिर भी स्टाफ नहीं मिलता। स्टाफ कल बच गया था पूरा। ये जो है सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, जिनके परिजन खुद लेके आ रहे हैं, स्टेशन पर सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है, आप लोगों को खुद यहाँ पर सिलेंडर लेके आना पड़ रहा है, अस्पताल में नहीं है। नहीं है। राजस्थान में भी हालात बाकी राज्यों की तरह है, जहां कोरोना महामारी ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है, जिसमें लोग इस तरह से जमीन पर इलाज करवाने को मजबूर हैं और कुछ को ये भी नसीब नहीं हो रहा। पाली जिले में 65 साल की बुजुर्ग की इलाज न मिलने से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित अस्पताल के बाहर आकर भी ऑटो में ही ऑक्सीजन का इंतजार करती रही, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो परिजनों ने हंगामा किया। सिलेंडर मरीज के पास पड़ा है, किस काम का? आग लगा लो, इससे बढ़िया हॉस्पिटल। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बुजुर्ग ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। राजस्थान में ये हाल तब है जब राजस्थान सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें कहां कितने अस्पतालों में बेड खाली हैं, इसकी भी जानकारी होने का दावा सरकार करती है। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि जयपुर में जो खाली बेड दिखाए जा रहे हैं वो असल में खाली नहीं है, और जो फोन नंबर दिए गए हैं उसमें एक ने कहा कि ये नंबर बेड बताने के लिए नहीं है, तो दूसरे ने कहा कि अस्पताल में कोई बेड ही नहीं है। वेंटिलेटर खाली है क्या कहीं पर? सर 220 51 76 पर करो सर। वहाँ तो फोन मैंने किया था, उठा के रख दे रहे हैं। हाँ तो वही बताइए सर। तो आपका नंबर दिया हुआ है मैडम, ये कोविड-19 दिया हुआ है हमें, इनका नंबर दिया हुआ है।
वेंटिलेटर आरएचएस में जयपुर में कहीं खाली नहीं है सर। तो आप वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 5 खाली हैं। किस पे? ये जो कोविड-19 वेबसाइट जहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में खाली दिखा रहा है? नहीं, इसमें तो जिलेवार दिखाता है कि कहाँ पर कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, उसमें दिखा रहा है कि 5। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि आरएचएस जयपुर में खाली नहीं है। तो कहाँ खाली है बता सकती हैं आप? नहीं सर, अभी तो कहीं खाली नहीं है। तो देखा, राजस्थान के अस्पतालों में न बेड और न ही ऑक्सीजन, मरीजों का भगवान भरोसे ही इलाज हो रहा है। और ये इनके परिजन है जो बिलक रहे हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ये आधा घंटा तो देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये तो 2-3 पे आ गया है। आज तक संवाददाता तनुश्री जब भीलवाड़ा पहुंची तो वहां लोगों का गुस्सा और उनकी तकलीफ देखने को मिली। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कब से खड़े हैं इस वक्त यहाँ पे? सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत आ रहा है? श्वास में तकलीफ है भैया को, और कल पॉजिटिव आए थे, अभी यहीं पे बैठे हैं। बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बैठे हैं अब तो सुबह से ही, अभी कुछ नहीं मिल रहा है हमको। 78 आ रहे हैं ऑक्सीजन लेवल भी, और बेड तक गिर गया। 78 ऑक्सीजन लेवल आ रहे हैं अभी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी बेड नहीं है। इनको एडमिट कराना है सूर्यकांत शर्मा। आप लोग कहाँ से आए? सारदा सिटी भीलवाड़ा। तो आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव है? हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है। तो इनको सुबह से बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन अभी दिया है? हाँ जी, अभी दिया है, ऑक्सीजन तो है, बाकी बेड नहीं मिल पाया इनको। सुबह से ना तो इन्होंने कुछ खाया है, ना पिया है, पानी भी नहीं लिया कुछ भी, और इन्हें कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि एक बार भी डॉक्टर्स नहीं है देखा। मैंने कहा इनका सिटी स्कैन वगैरह नहीं हुआ है सर, कुछ देख लीजिए आप, करवाइए। तो क्या 2 घंटे ऑक्सीजन लगेगा, सिटी स्कैन होने में लगेगा 2 घंटे में, तो ये सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। आज चली गई थी लाइट, पहले तो नहीं गई थी, आज ही चली गई थी। कितनी देर के लिए? अभी 15-20 मिनट हो गए थे। तो इनको दिक्कत हो रही होगी तभी सांस की? हाँ, सांस की दिक्कत तो हो ही रही थी, इसीलिए तो मैंने फोन भी करा था, लेकिन वो पहले मैं डॉक्टर साहब को भी कह के आया कि भर्ती कर लो, तो उन्होंने कहा कि आपको रख लेते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी तो फिर इनको हटा देंगे, उनको रखेंगे। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच समाधान भी सामने आ रहे हैं। दरअसल डीआरडीओ ने जिस तकनीक का इस्तेमाल भारत के फाइटर जेट तेजस में किया था, वही तकनीक अब कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से राहत देने का काम कर सकती है। लोगों की जान बचाने में यह कितनी मददगार होगी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए डीआरडीओ उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन की इस तकनीक के आधार पर देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक एलसीए तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं कि तेजस की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की कमी से निपटने वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ऐसे फाइटर विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में डीआरडीओ ने यह तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर्स को चार्ज किया जा सकता है।
इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। डीआरडीओ ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगाएंगे। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। फिलहाल पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख में सेना के कुछ अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। ये युद्ध काल ही है कोरोना के खिलाफ, इसीलिए देश की तीनों सेनाएं हो या फिर उनके लिए उपकरण विकसित करने वाला डीआरडीओ, इस समय सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस जंग में जीत के लिए। भले ही इन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 3 महीने का दायरा दिया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि देश को फौरी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इन दिनों ऑनलाइन बिक रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इनकी किल्लत है। आपदा में अपना अवसर तलाशने वाले लोग भी मौजूद हैं। फेक मशीनों को कॉन्सेंट्रेटर बताकर ये बेच रहे हैं। इन्हें खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यही हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भाई साहब परचेज करके लाए हैं मेरे पास। इन्होंने ये देखना था कि ये मशीन जो है वो कितने % जो है ऑक्सीजन आपको दे रही है, और इसका जो प्रेशर जो आ रहा है, जो मशीन की जो ऑक्सीजन की जो प्योरिटी आ रही है, ये आपको 30 और 39 के बीच में आ रही है, जो कि पेशेंट के लिए जो वो सेफ नहीं है। नहीं, ये जिंदगी बचाने वाली मशीन नहीं है। ये वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है जो एक एक सांस के लिए तरसते मरीज को राहत देने का काम कर सके। आजकल अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स और बाजार में कई दुकानों पर 50,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत पर बेची जा रही ये मशीनें फर्जी हैं। कई ह्यूमिडिफायर्स को बाजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के रूप में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं। कुछ लोग ह्यूमिडिफायर और ये अपना नेबुलाइजर, ये सबको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम के बेच रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं लेना है। एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज करिए, कोई गलत कंसंट्रेटर के पीछे मत पड़िए। प्रॉपर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसमें कि ह्यूमिडिफायर की एक बोतल हो जिसमें पानी डलता है, वो उसके साथ और नाजल प्रोंग के साथ लीजिए। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बिजली से चलने वाले ऐसे उपकरण होते हैं जो वातावरण में मौजूद हवा को खींचकर उसमें से नाइट्रोजन को हटा देते हैं और इस तरह लगातार ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 85% से ज्यादा हो वो ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम ऑक्सीजन लेवल वाले गंभीर मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट सप्लाई होती है और गंभीर केस में 40 से 50 लीटर प्रति मिनट की सप्लाई की जरूरत होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को सिलेंडर की तरह रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्हें खरीदते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको चेक करना होगा कि डिवाइस का ऑक्सीजन फ्लो रेट प्रति मिनट कितना है। ऑक्सीजन की शुद्धता कम से कम 90% होनी चाहिए। ये कंसंट्रेटर सिर्फ हल्की तकलीफ वाले कोरोना मरीजों के काम आ सकते हैं। आपको इस मशीन का सर्टिफिकेशन भी चेक करना होगा। किसी विश्वसनीय मैन्युफैक्चरर से ही इसे खरीदें। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का फायदा ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इसको बार बार भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि आजकल इसकी मांग आसमान छू रही है। मगर चंद सांसों की इस जंग में लोगों की बेबसी मुनाफाखोरों के लिए कमाने का एक मौका बन गई है। जरूरत है कि सरकार इस पर नकेल कसे और आप जरा सी सावधानी से इनके शिकंजे में आने से बच सकते हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। कहते हैं मुश्किल में इंसानियत का इम्तिहान होता है। ऐसी एक तस्वीर नागपुर से आई है। कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती 85 साल के एक बुजुर्ग ने अपना बेड एक जवान
व्यक्ति के लिए छोड़ दिया। बोले कि वो अब अपनी जिंदगी जी चुके हैं। इस जवान के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेड इन्हें मिलना चाहिए। उनके त्याग की ये मिसाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोरोना की महामारी में इंसानियत की बेमिसाल कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल दास्तान में बताया जा रहा है कि कोरोना से लड़ रहे 85 साल के एक स्वयं सेवक ने एक युवा की जान बचाने के लिए अनोखा त्याग दिया। वायरल ट्वीट में कहा जा रहा है, मेरी उम्र 85 साल है। इस महिला का पति युवा है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है। उसे मेरा बेड दे दें। ये तस्वीर नागपुर के 85 वर्षीय नारायण भावराव दा भाटकर की है, जो अपना बेड देने के लिए 3 दिन बाद चल बसे, लेकिन अपने पीछे मानवता की मिसाल छोड़ गए। दरअसल नारायण भावराव दा भाटकर आरएसएस के स्वयं सेवक थे। बड़ी मशक्कत से उनकी बेटी ने नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में बेड का इंतजाम करवाया था। उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। एम्बुलेंस से खुद पैदल निकलकर अस्पताल गए थे। उन्हें बेड मिल गया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा। वो अपने 40 साल के पति को बेड दिलाने के लिए जार जार रो रही थी। नारायण दा भाटकर ने डॉक्टर से कहा, मैं अब 85 साल का हुआ हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ। इस जवान का जिंदा रहना मेरे से अधिक महत्व का है। उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। इस मामले पर नागपुर के मेयर क्या कहते हैं, जरा उनकी सुन लीजिए। सिचुएशन देखने के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए उनको वहाँ एक चेयर बैठने के लिए दी गई और हमारी कैजुअलिटी में एक बेड पर उनको लेटने के लिए कहा गया। लेकिन उस जगह पर उन्होंने ये कहा कि तुरंत एडमिट पेशेंट नहीं हो सकता है क्या करके। उनको बताया गया कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए पहले हम कैजुअलिटी में उसको एडमिट करते हैं, उसके पश्चात हम उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल में टोटल प्रोसेस करके एडमिट करते हैं करके। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। मेयर ने तो ये बताया कि नारायण राव अस्पताल में आए थे, उन्हें बेड दिया गया था, लेकिन आगे की कहानी से उन्होंने अनभिज्ञता जताई। हालांकि जिस रोज अस्पताल से नारायण राव निकले, उसके 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर उनके त्याग की कहानी वायरल होने लगी। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। प्लीज, मेरे 3 बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए। जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, घटते जा 57 है, 57 प्राइवेट हॉस्पिटल का हम नहीं लेंगे, आप इमरजेंसी का लेवल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या सब हो गया।